ठीक है, कब तक? कॉलेज मिलने तक। और कोई रेजोल्यूशन नहीं, कुछ नहीं ऐसा? मतलब कोशिश करना हर दिन पिछले दिन से बेहतर हो, बस। बहुत ज़्यादा ऐसा कोई स्ट्रांग वर्क करने की जरूरत नहीं है। मेक श्योर कि आज जो है वो कल से बेहतर हो और कल आज से बेहतर हो। और भले ही वो ग्रेजुअली हो, छोटा हो, फर्क नहीं पड़ रहा, बट मतलब दिन भी पिछले दिन से बेहतर हो और आप स्वयं भी पिछले दिन से बेहतर हो, बस। और कोई फर्क नहीं पड़ रहा बाकी तो। ठीक है, चैप्टर अपना चल रहा था, मुझे थोड़ा सा रिकॉल करने दो क्या चल रहा था कल। केमिकल कंट्रोल वाला तो हाँ, पास डिस्टालिस थे अपन। पास डिस्टालिस के कितने हार्मोन्स? नहीं, अपन ने कितने कर लिए? हमने कर लिया TSH। अच्छा ठीक है, ठीक है, चलो भाई फिर नेक्स्ट। नेक्स्ट हार्मोन हमारे पास आता है PRL। ये प्रोलैक्टिन को और किस नाम से जाना जाता है? मिल्क लेट डाउन ये होता है। लैक्टोट्रोपिक हार्मोन मिल्क से संबंधित है। प्रोलैक्टिन का अनदर नेम LTH। तो प्रोलैक्टिन को हम और किस नाम से जानते हैं? LTH या लैक्टोट्रोपिक हार्मोन है। बहुत आसान, देखो नॉर्मली तो मेल्स के अंदर प्रोलैक्टिन का क्या काम है हमें नहीं मालूम। फीमेल्स के अंदर भी ज्यादातर टाइम प्रोलैक्टिन इनहिबिटेड रहता है। और प्रोलैक्टिन को इनहिबिट कौन करके रखता है? डोपामीन। प्रोलैक्टिन को इनहिबिट कौन करके रखता है? डोपामीन। तो प्रोलैक्टिन का स्तर या लेवल्स कब बढ़ने चालू होते हैं? लेट प्रेगनेंसी। अर्ली प्रेगनेंसी में नहीं, लेकिन प्रेगनेंसी के अंतिम समय लेट प्रेगनेंसी में प्रोलैक्टिन का स्तर बढ़ जाता है। और काम कब करता है? पार्चुरेशन के बाद मैमरी ग्लैंड्स में मिल्क सिंथेसिस। और मिल्क सिंथेसिस किसके अंदर? एल्वियोलाई। देखो आगे देखेंगे अपन, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्योंकि अगर अपन मैमरी ग्लैंड्स की बात करते हैं, ब्रेस्ट की बात करते हैं, तो मैमरी ग्लैंड्स पर 4 हार्मोन्स का इफेक्ट होता है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन। चारों हार्मोन्स मैमरी ग्लैंड्स पर काम करते हैं। जब आप एमसीक्यूज कर रहे हो तो आपको स्पेसिफिकली ध्यान में रखना है। सवाल आ जाए मैमरी ग्लैंड्स की ग्रोथ डेवलपमेंट, तो आंसर क्या करना है? एस्ट्रोजन, क्योंकि ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। कौन कंट्रोल करेगा? एस्ट्रोजन। मैमरी ग्लैंड्स के अंदर एल्वियोलाई की ग्रोथ को प्रमोट करना, एल्वियोलाई की ग्रोथ आ जाए प्रोजेस्टेरॉन। एल्वियोलाई के अंदर मिल्क सिंथेसिस प्रोलैक्टिन, और मिल्क इजेक्शन कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा ऑक्सीटोसिन। तो मिल्क सिंथेसिस वाला हार्मोन कौन सा आ गया? प्रोलैक्टिन। आपने वो पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें एक टर्म आता है जब हम नेचुरल मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल पढ़ते हैं, लैक्टेशनल अमेनोरिया। क्या होता है? अमेनोरिया का मतलब नो मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, क्यों नहीं हो रही मेंस्ट्रुअल साइकिल? मेंस्ट्रुअल साइकिल का ना होना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नो ओव्यूलेशन। अगर ओव्यूलेशन नहीं होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी। और ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन्स LH और FSH। तो लैक्टेशनल अमेनोरिया में LH और FSH के लेवल्स कम हो जाते हैं। ओव्यूलेशन नहीं होता, ओव्यूलेशन नहीं होता, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती। और LH और FSH के लेवल्स को इनहिबिट कौन करके रखता है? हाई लेवल्स ऑफ प्रोलैक्टिन। तो जब मां अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है, यानी इंटेंस लैक्टेशन के दौरान जब प्रोलैक्टिन के लेवल ज्यादा होते हैं, तो ये प्रोलैक्टिन के लेवल्स गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स को क्या कर देते हैं? कम।
गोनाडोट्रोपिक मतलब LHFSH काम नहीं करता, ओव्यूलेशन नहीं होता, ओव्यूलेशन नहीं होता तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं देखी जाती। और ये थ्योरी में कब तक सेफ रहता है? फर्टिलाइजेशन के 6 महीने तक, पार्चुरेशन के 6 महीने तक। ये याद रखना, करेक्ट स्टेटमेंट्स आएंगे, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स आएंगे तो ध्यान रखना। सेफ अप टू 6 मंथ तो है, बट फ्रॉम पार्चुरेशन। लिखो प्रोलैक्टिन या लैक्टोट्रोपिक हार्मोन, लिख लेंगे पहले तो। जनरली प्रोलैक्टिन इज इनहिबिटेड, या जनरली प्रोलैक्टिन रिमेन्स इनहिबिटेड। ये सब पास डिस्टालिस के हार्मोन्स ही हैं। जनरली प्रोलैक्टिन रिमेन्स इनहिबिटेड बाय डोपामीन। कहां से निकलेगा डोपामीन? हाइपोथैलेमस से। जनरली प्रोलैक्टिन रिमेन्स इनहिबिटेड बाय डोपामीन। फिर नेक्स्ट पॉइंट, द लेवल्स ऑफ प्रोलैक्टिन, levels of prolactin begin to increase. The levels of prolactin begin to increase during late pregnancy and post parturition, and post parturition prolactin functions in, and post parturition prolactin functions in milk synthesis, and post parturition prolactin functions in milk synthesis, मतलब ब्रैकेट में लैक्टेशन। तो मिल्क सिंथेसिस में या लैक्टेशन में कौन काम करेगा? प्रोलैक्टिन। वो आपने लिखा हुआ है लैक्टेशन अमेनोरिया में प्रोलैक्टिन गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स को इनहिबिट कर देता है, लिखा हुआ है उसमें, लिख लो एक नोट। ड्यूरिंग इंटेंस लैक्टेशन, ड्यूरिंग इंटेंस लैक्टेशन high levels of prolactin, during intense lactation high levels of prolactin inhibit, high levels of prolactin inhibit gonadotropic hormones, high levels of prolactin inhibit gonadotropic hormones, and this is the cause of lactational amenorrhea, and this is the cause of lactational amenorrhea. फिर पार्स डिस्टालिस के दो हार्मोन्स बच गए, LH और FSH। कलेक्टिवली इनको क्या कहते हैं? गोनाडोट्रोपिन्स या गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स। अभी आपने रिप्रोडक्शन पढ़ा हुआ है इसलिए आप बता पाओगे। पहले हम FSH की बात करेंगे। अब FSH का काम फीमेल्स में तो बहुत आसान है, नाम से ही काम है। फीमेल्स के अंदर ओवरियन फॉलिकल्स को मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स में कौन स्टिमुलेट करता है? FSH। तो फीमेल्स के अंदर ओवरियन फॉलिकल्स को मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स में कौन कन्वर्ट करता है? FSH।
मेल्स में एफएसएच का काम क्या है? दो काम है, एक तो सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट करता है ग्रोथ फैक्टर्स को रिलीज करने के लिए, और दूसरा स्पर्मेटोजेनेसिस को इनिशिएट करता है। देखो अब यार ना एमसीक्यूज में सवाल आ जाए स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट कौन सा हार्मोन करता है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब मेल गेमीट्स बनाने का प्रोसेस है, मेन हार्मोन एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन होगा। तो अगर लिखा हुआ आता है स्पर्मेटोजेनेसिस इज रेगुलेटेड बाय, और आंसर ऑप्शन में एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन है, तो सोचना ही नहीं है। लेकिन एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन ऑप्शन में ना हो और स्पर्मेटोजेनेसिस इज इनिशिएटेड बाय आ जाए, या स्पर्मेटोजेनेसिस इज कंट्रोल्ड बाय आ जाए, एलएच भी दे रखा हो, एफएसएच भी दे रखा हो, एनसीईआरटी के हिसाब से एफएसएच आंसर करना। एलएच, अब आप, क्योंकि काफी बार हम एलएच कर देते हैं, क्यों? क्योंकि एलएच ही टेस्टोस्टेरोन के रिलीज को इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है एफएसएच स्टिम्युलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस। तो अगर टेस्टोस्टेरोन ऑप्शन में नहीं है तो प्रायोरिटी पर दूसरे नंबर पर क्या जाएगा? एफएसएच। तो एफएसएच के दो रोल्स हैं मेल्स में, स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल कर रहा है, मतलब स्टिमुलेट कर रहा है, और सर्टोली सेल से ग्रोथ फैक्टर्स को रिलीज कर रहा है। फिर हम बात करें एलएच, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन मेल्स में क्या करता है? एलएल, लेडिक सेल्स को स्टिमुलेट करेगा एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन रिलीज करने के लिए। फीमेल्स में दो काम, ओव्यूलेशन, ग्राफियन फॉलिकल को फाड़ता है, एग को फैलोपियन ट्यूब में रिलीज करता है, ओव्यूलेशन। और अब खाली ग्राफियन फॉलिकल का क्या होगा? येलो कॉर्पस लुटियम में कन्वर्ट होगी, उसको भी कौन करेगा? एलएच कन्वर्ट करेगा। लिखो पहले एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, एफएसएच इन मेल्स। पहला स्टिम्युलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस, stimulates spermatogenesis, सेकेंड ये स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है? हाँ, स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस का ही पार्ट है। इट इज द फाइनल स्टेप ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसमें इमैच्योर या नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड्स मोटाइल स्पर्म्स में कन्वर्ट होती है। ठीक है, स्पर्मिएशन अलग चीज होती है, जिसमें वो सर्टोली सेल से निकलकर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के ल्यूमेन और उससे बाहर निकलते हैं। ठीक है ना? स्पर्मियोजेनेसिस इज अ प्रोसेस विद इन स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, क्या लिखा था मैं? पहला तो हो गया स्टिम्युलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। दूसरा फंक्शन एफएसएच का, स्टिम्युलेट्स द सर्टोली सेल्स टू रिलीज ग्रोथ फैक्टर्स। स्टिम्युलेट सर्टोली सेल्स टू रिलीज ग्रोथ फैक्टर्स। ठीक है, फिर एफएसएच इन फीमेल्स, FSH in females. वही stimulates the conversion of ovarian follicles, stimulates the conversion of ovarian follicles into mature Graafian follicles. Conversion of ovarian follicles into mature Graafian follicles. कोई हार्मोन होता है जो एफएसएच को इनहिबिट करता है? इनहिबिन। इनहिबिन एक पेप्टाइड हार्मोन है। कहां से निकल, मतलब मेल्स में निकलता है, फीमेल्स में निकलता है, दोनों में? दोनों में। मेल्स में इनहिबिन कहां से निकलता है?
सर्टोली सेल्स। एफएसएच सर्टोली सेल्स पे काम कर रहे हैं, तो सर्टोली सेल से इन्हें भी निकाल के बोलेगा ठीक है भाई मैंने कर दिया काम। तो मेल्स के अंदर इनहिबिन कहां से निकलेगा? एफएसएच से, और वो एफएसएच को इनहिबिट करेगा, सर्टोली सेल से निकलेगा। और फीमेल्स में इनहिबिन कहां से निकलता है? अरे हाँ, ओवरी से तो निकलेगा, ऑब्वियसली बात है। ओवरी में कहां से? कॉर्पस लुटियम के ग्रैन्युलोसा सेल से। गुड। हाँ, तो यहां पर एक नोट लिख लो पहले। पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड इनहिबिन is secreted in both males and females. Peptide hormone called inhibin is secreted in both males and females and inhibits the secretion of FSH. Inhibits the secretion of FSH. ठीक है, फिर आ जाएगा LH या ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। लेडिक सेल्स को और किस नाम से जानते हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स। तो LH लेडिक सेल्स को स्टिमुलेट कर रहा है, इसलिए इसको एक और नाम से जानते हैं, ICSH, इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। तो LH in males stimulates the Leydig cells, stimulates Leydig or interstitial cells to release androgens. The Leydig cells or interstitial cells to release androgens. Androgens मतलब ब्रैकेट में टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेंगे ऑल्सो कॉल्ड एज ICSH, हेंस also called ICSH, interstitial cell stimulating hormone. और LH in females, पहला stimulates ovulation, और सेकंड stimulates the conversion of empty Graafian follicles into yellow corpus luteum. दूसरा stimulates the conversion of empty Graafian follicles into yellow corpus luteum. into yellow corpus luteum. तो ये FS और LH और FSH है, दोनों ओवरी और टेस्टिस पर काम कर रहे हैं, इसलिए हाँ, खाली ग्राफियन फॉलिकल को किसमें कन्वर्ट करेगा? येलो कॉर्पस लुटियम में। एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल इनटू येलो कॉर्पस लुटियम। अपने ह्यूमन स्ट्रक्चर में और कौन सा येलो स्ट्रक्चर होता है जो पढ़ते हैं एनसीईआरटी में भी है कॉर्पस लुटियम के अलावा? लंग्स में हाँ,
मैक्यूला लुटिया, येलो स्पॉट रेटिना में, और कौन सा फ्लूइड, पीला पीला फ्लूइड नहीं कह रहा मैंने, स्ट्रक्चर की बात की। लिम्फ वैसे कलरलेस होता है, मैंने कहा था लिम्फ येलो तभी हो सकता है जब उसमें फैट ज्यादा हो। जनरली लिम्फ इज कलरलेस, इफ इट टर्न्स येलो इट मींस इट हैज मोर अमाउंट ऑफ फैट। प्लाज्मा पेल येलो है यार, पेल येलोइश है मतलब। हाँ सही है। अच्छा अब देखो, पार्स डिस्टैलिस से तो ये 6 हॉर्मोन्स हैं। अब हमारे पास एक पार्स इंटरमीडिया स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये पार्स इंटरमीडिया स्ट्रक्चर एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में ही किससे फ्यूज हो जाता है? पार्स डिस्टैलिस से फ्यूज हो जाता है। इसका मतलब इसका अस्तित्व नहीं रहता, लेकिन इससे हार्मोन कौन सा निकलता है? MSH, जिसका नाम है मेलेनोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। और यही किसके सिक्रीशन को प्रमोट करता है? मेलेनिन के। और जितना ज्यादा मेलेनिन सिक्रीट होगा उतना स्किन कलर डार्क होगा। लिखेंगे तो निकलेंगे नेक्स्ट, पार्स इंटरमीडिया। लिख लेंगे ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेजेस it fuses with pars distalis. During embryonic stages it fuses with pars distalis. और इससे कौन सा हार्मोन निकल रहा है? MSH, मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। और इसका काम है प्रमोट सिक्रीशन ऑफ मेलेनिन फ्रॉम मेलानोसाइट्स। इसमें भी अब 2 डिबेट्स हैं, मतलब एनिमल्स में तो ये काम करता है, ह्यूमंस में तो अगर पास इंटरमीडिया इतना खराब हो जाए या इतना इनएक्टिव हो जाए कि MSH निकलना बंद हो जाए, तो फिर MSH का काम हमारे शरीर में ACTH कर सकता है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी के 7 हॉर्मोन्स हो गए। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसे क्या कहते हैं? न्यूरोहाइपोफाइसिस। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कितने हार्मोन सिंथेसाइज होते हैं? एक भी नहीं। सिंथेसाइज पूछा मैंने, सीक्रेट। इन ये दोनों हार्मोन्स बनेंगे कहां? हाइपोथैलेमस। रिलीज कहां से होंगे? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो दो चीजें, एक तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी या न्यूरोहाइपोफाइसिस के उस हिस्से को क्या कहते हैं? पार्स नर्वोसा, क्योंकि एक्सॉन के एंड्स जो हैं हाइपोथैलेमस के वो इसमें एक्सटेंड होते हैं। और पार्स नर्वोसा से इन हार्मोन्स को 2 नाम से जानते हैं, या तो आप इनको कह दो न्यूरो हार्मोन्स क्योंकि हाइपोथैलेमस में बन रहे हैं, या इनको हम कह सकते हैं नैनोपेप्टाइड्स। नैनोपेप्टाइड्स इसलिए क्योंकि ये बहुत छोटे हार्मोन्स होते हैं। बहुत छोटे का मतलब है 3 से 49 अमाइनो एसिड से बने होते हैं। तो बहुत छोटे पेप्टाइड हार्मोन्स हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? नैनोपेप्टाइड्स। 2 हार्मोन्स हैं, एक तो है हमारे पास ऑक्सीटोसिन और दूसरा होता है वैसोप्रेसिन।
अब ऑक्सीटोसिन का मेजर काम स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना। जहां स्मूथ मसल्स होंगी, स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कौन करवाएगा? ऑक्सीटोसिन। तो दो जगह यूज है। जब हम पार्चुरेशन की बात करते हैं, पार्चुरेशन में यूट्रस के एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन प्रमोट करके चाइल्ड बर्थ को प्रमोट करेगा, बर्थ हार्मोन है। और मैमरी ग्लैंड्स के स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करके मिल्क इजेक्शन में काम करेगा। तो इसलिए इसको बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी कहते हैं। ये गाय बकरियों को जबरदस्ती दूध निकालने के लिए इंजेक्शन जो देते हैं वो पिटोसिन के देते हैं। तो पिटोसिन इज केमिकली जो ऑक्सीटोसिन है जो उनमें कॉन्ट्रैक्शन से ज्यादा मिल्क निकालने में मदद करता है। वैसोप्रेसिन का फंक्शन ये तो पढ़ा है यार। हाँ, वाटर को रीएब्जॉर्ब करता है। कहां से? डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से। कैसी यूरिन बनाता है? कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब यूरिन आउटपुट को कम कर रहा है। हाँ, तो यूरिन आउटपुट कम कर रहा है। और एक और काम, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, इसलिए हल्का इफेक्ट ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का भी होगा। लिखेंगे तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी या न्यूरो हाइपोफाइसिस का पार्स नर्वोसा और पार्स नर्वोसा से ये दो हार्मोन से पढ़ेंगे। न्यूरो हार्मोन्स है, इनको नैनोपेप्टाइड्स। हाँ, ये इनका स्ट्रक्चर 3 से 49 अमीनो अम्ल से बना होता है। यूं कहीं लिख लो। ठीक है, न्यूरो हार्मोन्स या इनको नैनोपेप्टाइड्स। पहला ऑक्सीटोसिन, है लिखा नहीं बाकी है, मैं आऊंगा 3 बजे। ठीक है, ऑक्सीटोसिन लिख लेंगे इसमें। स्टिम्युलेट्स कॉन्ट्रैक्शन इन स्मूथ मसल्स। स्टिम्युलेट्स कॉन्ट्रैक्शन इन स्मूथ मसल्स। इसका पहला फॉर्म तो ड्यूरिंग पार्चुरेशन stimulates contraction in uterus myometrium, contraction in uterus myometrium and promotes childbirth ब्रैकेट में लिख लेंगे कॉल्ड बर्थ हार्मोन। प्रेगनेंसी हार्मोन कौन सा होता है? प्रोजेस्टेरोन। एंड प्रमोट्स चाइल्ड बर्थ, ब्रैकेट में कॉल्ड बर्थ हार्मोन। और दूसरा काम ऑक्सीटोसिन का, स्टिम्युलेट्स कॉन्ट्रैक्शन इन मैमरी ग्लैंड्स फॉर मिल्क इजेक्शन। contraction in mammary glands for milk ejection, ब्रैकेट में मिल्क लेट डाउन हार्मोन।
मिल्क लेट डाउन हार्मोन। ठीक है, फिर दूसरा आ जाएगा वैसोप्रेसिन। ठीक है, लिख चुके हैं हम लोग, फटाफट लिख लेंगे बस काम। वैसोप्रेसिन में स्टिमुलेट्स रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट्स। Stimulates reabsorption of water from DCT and collecting ducts, thereby producing concentrated urine. Thereby producing concentrated urine, मतलब ब्रैकेट में decreasing urine output. और next, all functions as constrictor. हाँ, तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा ना हल्का। और इसकी कमी से या डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है? डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस के दो सिम्टम्स हैं, पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया। बहुत ज्यादा मतलब एक ये सिम्टम्स आपको पॉली डायबिटीज इंसिपिडस के ध्यान रखने। पॉलीफेजिया एक्सेसिव भूख, पॉलीफेजिया लगती है डायबिटीज मेलाइटस में, ये डिफरेंस है, हम लिखेंगे। पॉलीफेजिया इज एक्सेसिव हंगर इन केस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। हाँ, वैसोप्रेसिन या ईडीएच की डेफिशिएंसी। ठीक है, तो ये पिट्यूटरी के हार्मोन्स हो गए। अब अपन नेक्स्ट ग्लैंड की बात करेंगे, पैंक्रियास। लिख लूं आगे। अब पैंक्रियास आपने डाइजेशन में पढ़ा ही होगा, मतलब पैंक्रियास का ओरिजिन तो एंडोडर्म होता है। कौन सी जर्म लेयर से डेवलप हो रहा है? एंडोडर्म से। इसको आप हेट्रोक्राइन ग्लैंड कह दो, मिक्स ग्लैंड कह दो, क्योंकि ये एक्सो और एंडो दोनों के रूप में काम करता है। परसेंटेजेस इंपॉर्टेंट है। एक्सोक्राइन पार्ट कितना होता है? 98 से 99% एनसीईआरटी में दे रखा है। कौन से सेल्स होते हैं इनमें? एसिनर सेल्स, जो क्या रिलीज करते हैं? डाइजेस्टिव जूस। ये पैंक्रियाटिक जूस या पैंक्रियास के डाइजेस्टिव जूस में एंजाइम्स कौन कौन सी?
कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग, न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग, फैट डाइजेस्टिंग, सारी एंजाइम्स इसमें होती हैं। कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस है ये। अब हम लोग, वो तो आप देख लिया, अब यहां पर हम एंडोक्राइन पार्ट की बात कर रहे हैं। एंडोक्राइन पार्ट होगा कितना? 1 से 2%, 1 से 2 मिलियन कौन से सेल्स होते हैं? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में 3 तरह के सेल्स हैं, अल्फा सेल्स, बीटा और डेल्टा। अल्फा सेल्स क्या रिलीज करेगा? ग्लूकागॉन। बीटा सेल्स इंसुलिन। डेल्टा सेल्स सोमैटोस्टैटिन। तीनों के तीनों कैसे हॉर्मोन्स हैं? पेप्टाइड या प्रोटीन हॉर्मोन्स। सोमैटोस्टैटिन और कहां से निकल रहा था? ग्रोथ वाले से निकल रहा था। निकल कहां से रहा था? हाइपोथैलेमस से, और ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट कर रहा था। ये क्या करता है ये सोमैटोस्टैटिन? अब ग्लूकागॉन और इंसुलिन दोनों मिलकर क्या करते हैं? काम करते हैं। दोनों मिलकर ब्लड में, मतलब दोनों मिलकर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से संबंधित है। दोनों मिलकर ब्लड में ग्लूकोज लेवल्स को रेगुलेट करते हैं। एक बढ़ाता है और एक घटाता है, मतलब दोनों का फंक्शन एक दूसरे के विपरीत, ऑपोजिट या एंटागोनिस्टिक है। ग्लूकागॉन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल्स को बढ़ाता है, इसलिए हाइपर ग्लाइसीमिक हार्मोन है। इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज लेवल्स को कम करता है, हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन है। ठीक, तो लिखेंगे पहले तो। अच्छा ये ले, हाँ, क्या हुआ? एनसीईआरटी का था, एनसीईआरटी का अवशेष है। अच्छा, हर चैप्टर कर दिया ऐसा? किसकी है ये? नहीं मतलब बताओ तो सही, है किसकी? ऐसे हर चैप्टर की है? अच्छा यही निकला, बच गया ये।
हाँ, नेक्स्ट ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन. Glucagon and insulin are concerned with carbohydrate metabolism. Glucagon and insulin are concerned with carbohydrate metabolism. Concerned with carbohydrate metabolism and functions in regulating blood glucose levels. In regulating blood glucose levels. ब्रैकेट में लिख लेंगे बोथ फंक्शन इन एन एंटागोनिस्टिक और ऑपोजिट मैनर. बोथ फंक्शन इन एन ऑपोजिट और एंटागोनिस्टिक मैनर. एंटागोनिस्टिक मैनर. Next point. Glucagon increases blood glucose levels. ग्लूकागॉन इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, इसलिए इसको क्या कहेंगे? हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन. और इंसुलिन Glucagon increases blood glucose levels. Whereas insulin decreases blood glucose levels. ठीक है, ग्लूकागॉन ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाएगा, हाइपरग्लाइसीमिक है. इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज घटाएगा, इसलिए हाइपोग्लाइसीमिक है. फिर इनके टारगेट ऑर्गन है. ग्लूकागॉन मेनली किस पर काम करता है? लिवर यानी हिपैटोसाइट्स और एडिपोज टिश्यूज पर. इंसुलिन भी किस पे काम करेगा? लिवर पर काम करेगा, एडिपोज टिश्यूज पे काम करेगा. एडिशनल इफेक्ट किस पर होगा? मसल्स पर. ये लिख लो टारगेट ऑर्गन. नहीं, बिल्कुल नहीं. हाँ, नहीं, संभव ही नहीं है. एक टर्म होता है प्री डिस्पोजिशन, सुना है? प्री डिस्पोजिशन का मतलब है अगर कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर किसी फैमिली हिस्ट्री में है तो ऑफस्प्रिंग में
उसके आने की संभावना रहती है। प्रोबेबिलिटी निकाल नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, किसी की फैमिली में हिस्ट्री है कि उसके दादा को या उसके नाना को या उसके परदादा को या उसकी मासी को डायबिटीज है, तो बच्चों में उसके होने की संभावना रहती है। ये प्री डिस्पोजिशन है, इसका कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, कोई जेनेटिक कारण नहीं, बट एक फैमिली में है, फैमिली की फिजियोलॉजी या मेटाबॉलिज्म मैच कर सकता है, इसलिए इसे कहते हैं प्री डिस्पोजिशन। तो ऐसा मतलब जनरली कैंसर हो गया या डायबिटीज हो गया या ओबेसिटी हो गई, ये इनका प्री डिस्पोजिशन रहता है। अगर फैमिली हिस्ट्री में ज़्यादा फैमिली मेंबर उससे अफेक्टेड हैं तो आने वाली जनरेशन में संभावना रहती है, मतलब बाकी लोगों की तुलना में ज़्यादा संभावना रहती है, इसे प्री डिस्पोजिशन कहते हैं। बाकी देर इज़ नो जेनेटिक बेसिस टू इट, देर इज़ नो प्रोबेबिलिटी जो आप निकाल सकते हो, या कोई इनहेरिटेंस पैटर्न आप स्टडी नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा आप देखो, ग्लूकागॉन का टारगेट ऑर्गन कैसा है? लिवर है, एडिपोज टिश्यूज है। इंसुलिन का टारगेट ऑर्गन लिवर, एडिपोज टिश्यू, मसल्स है। अब इसको देखो सिंपल, बहुत आसान तरीके से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास लिख तो अपन लेंगे, बट मैं उदाहरण के तौर पर किसका इफेक्ट देख रहे हैं? ग्लूकागॉन का। ठीक है, हाँ वो अलग, ये अलग। हाँ, लेकिन हम पढ़ेंगे, अब वो क्वेश्चन आ जाए कि ऐसे 3 हार्मोन्स बॉडी में बताओ जो ग्लूकोज के लेवल्स को बढ़ा देते हैं, तो उसमें हम पढ़ेंगे कॉर्टिसोल भी आएगा और ग्लूकागॉन भी आएगा। अभी एक मिनट देखो, सबसे पहले ग्लूकागॉन कैसे पता चलेगा सिस्टम को कि ग्लूकागॉन रिलीज करना है? ग्लूकागॉन तब रिलीज करना है जब ब्लड में आपके ग्लूकोज के लेवल्स कम है। ठीक है ना? जैसे ही आपके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल्स कम हो गए, इसका मतलब ये सिग्नल जाएगा, किसकी जरूरत पड़ेगी? ग्लूकागॉन की। ग्लूकागॉन के लिए टारगेट ऑर्गन क्या है? तो बर्थडे कैप लग रही है, खैर चलेगा, ये जो लग रहा है लिवर मान लेंगे यार इसको, ये लिवर है। और एडिपोज टिश्यूज, एडिपोज टिश्यू पता ना, जहां चर्बी जमा होती है, ये कमर वाला हिस्सा, हिप वाला हिस्सा, स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यूज जहां पर फैट जमा होता है। तो ग्लूकागॉन का टारगेट ऑर्गन लिवर है और एडिपोज टिश्यूज है। अब हमको बताए, लिवर और एडिपोज टिश्यूज में भर भर के क्या है? ग्लाइकोजन। लिवर ने क्या स्टोर कर रखा है? ग्लाइकोजन। ग्लूकागॉन ने भी क्या, एडिपोज टिश्यूज में भी क्या स्टोर हो रखा है? ग्लूकागॉन, सॉरी ग्लाइकोजन। तो सबसे पहले ग्लूकागॉन का इफेक्ट क्या होगा? ग्लूकागॉन ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन प्रमोट करेगा, और ग्लाइकोजन किस में टूटेगा? ग्लूकोज में, और ये ग्लूकोज ब्लड में जाकर उसके लेवल्स को बढ़ा देगा। सेम ग्लाइकोजन से क्या होगा? ग्लूकोज टूटेगा और ये ग्लूकोज ब्लड में आ जाएगा। तो ग्लाइकोजन को तोड़ा, कौन सा प्रोसेस? ये ग्लाइकोलाइसिस है। ये क्या हाल है यार, अरे ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। क्या हुआ, ये किसको कमजोरी आई एकदम? अच्छा फोन आया, बात कर लो, बात कर। हो गया, हो गए बाहर, आपकी आंखें छोड़ के आई उनको बाहर तक, नहीं आपके नेत्र छोड़ के आए बाहर तक उनको। हाँ। तो पहला चीज तो ग्लूकागॉन क्या करेगा? ग्लूकागॉन ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करेगा, यानी ग्लाइकोजेनोलाइसिस, और उससे ग्लूकोज बढ़ाएगा। दूसरा, नॉन कार्बोहाइड्रेट से जब अपन ग्लूकोज बनाते थे, ग्लूकोनियोजेनेसिस। और अगर आपको याद है, कौन बताएगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस में ग्लूकोज
कौन कौन से नॉन कार्बोहाइड्रेट्स बनाते थे? लैक्टेट, अमाइनो एसिड्स, ग्लिसरॉल। फैटी एसिड ग्लूकोज नहीं बना सकते। अगर फैटी एसिड ग्लूकोज बनाते ना तो आपको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। हां, अगर आप ये प्रूव कर पाओ कि हमारे शरीर में फैटी एसिड्स ग्लूकोज बना दे, रेवोल्यूशन। कोई आदमी मोटा ही नहीं होगा। चर्बी क्या है? फैट्स। अब आप सोचो, मैं अपना फैटी एसिड को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लूं, अद्भुत। अगर आप जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा ऐसा कोई जीन इंजीनियर कर पाए जो फैटी एसिड्स को ग्लूकोज में तोड़ दे, तो आपको ऐसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और जब आपको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाए, और जब आप पूरे विश्व के सामने, जब आप टीवी पर हजारों की संख्या में, आपको लाखों की संख्या में लोग देख रहे हो, और जब आप स्पीच दे रहे हो, तो मेरा नाम ले लेना कि ऐसा हुआ नहीं है। एक मिनट, चलो, फैटी एसिड से ग्लूकोज बनता है क्या? कहां? बीटा ऑक्सीडेशन से फैटी एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में टूटता है और फिर एनर्जी देता है। फैटी एसिड्स ग्लूकोज में कहां बनता है? इंसानों में तो नहीं है। क्या कैंगरू रैट में? क्या कैंगरू रैट में? कैंगरू रैट में पानी बनाता है वो फैट्स को तोड़कर। ग्लायोक्सिजोम्स होते हैं प्लांट्स में, मॉडिफाइड पेरोक्सिजोम्स, उनमें ग्लायोक्साइलेट साइकिल होती है। वो फैटी एसिड से कार्बोहाइड्रेट्स बना सकता है। ग्लायोक्सिजोम अपने अंदर है नहीं। एनिमल्स, हम फैटी एसिड्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हाँ, तो मैं कह रहा हूं ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग से आप कुछ करा कर ऐसा कर लो और फिर संभव हो। क्या हुआ? ह्यूमन पे तो बैन है ना? हाँ, बैन है ना। नहीं, लेबोरेटरी में करोगे आप, सीधा इंसानों को चीर फाड़ के थोड़ी उसके अंदर डाल लोगे। तो लेबोरेटरी में पहले आप ऐसा ऐसा बनाओगे जो हो। कहां गए? अरे मैं क्या कह रहा था, हाँ, खैर। तो दो प्रोसेसेस है। ग्लूकागॉन ब्लड में ग्लूकोज लेवल्स कैसे बढ़ाएगा? दो तरीकों से। एक ग्लाइकोजेनोलाइसिस को स्टिमुलेट करके, और एक ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टिमुलेट करेगा, और इससे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल्स बढ़ जाएंगे। लिख लो फटाफट। ग्लूकागॉन ग्लूकागॉन स्टिम्युलेट्स glucagon stimulates glycogenolysis and gluconeogenesis. ये सारे टर्म्स हम लिख चुके हैं। ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस सब लिखे हुए हैं रेस्पिरेशन में। स्टिम्युलेट्स ये एंड इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। बना लो, पूरा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये ध्यान है तो आपको वैसे ही ध्यान है कैसे ग्लूकोज के लेवल्स बढ़ा रहा है। बना लो। फिर आएगा इंसुलिन। दो मिनट दे रहा हूं मैं, 11:29 पे मैं चेंज कर दूंगा। 2 मिनट तो इसके लिए बहुत है। मैं अमृतसर, मैक्लोडगंज और धर्मशाला, मतलब पंजाब और हिमाचल। भोपाल नहीं गया।
पंजाब से है क्या कोई यहां पे? किधर? गंगानगर? नहीं, जलंधर भी था मैं बीच में। जलंधर कितने साल? 3 साल। ओ, जलंधर मिले नहीं दोनों एक दूसरे हैं? पता नहीं। ओह, मुझे स्टेट के नाम ना सुनाई देते ना दिखाई देते, सिर्फ एक मुल्क का नाम सुनाई देता है। टोपी आपने नेपाल की पहन रखी है, बात भारत की। अब अरे 11:28 ही है। हाँ हाँ 28 ही, 28 हो गए। ठीक है, नेक्स्ट इंसुलिन। अब देखो वही सिस्टम, इसमें बस एक नई चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है, ये आपके पास अब इंसुलिन के लिए टारगेट ऑर्गन बढ़ गया। इंसुलिन के लिए टारगेट ऑर्गन हमारे पास लिवर है, एडिपोज टिश्यूज है और आपके पास मसल्स है। अब सिंपल ही चीज है, इंसुलिन तब काम करेगा जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल्स बढ़ गया, तो उसको ब्लड में ग्लूकोज के लेवल्स को कम करना है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इन सारे एडिपोज टिश्यूज हैं या मसल्स हैं या लिवर है, इनकी सरफेस पर एक प्रोटीन होता है और उसके इनके सरफेस पे जो प्रोटीन होता है उसे कहते हैं GLUT4, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ये हमने बायोमोलिक्यूल्स में भी देखा था। ये GLUT4 एक प्रोटीन है और इसका काम है कि ये ब्लड में जो ग्लूकोज होता है उस ब्लड में ग्लूकोज को क्या करता है, सेल्स के अंदर भेजता है। तो ब्लड में जब ग्लूकोज के लेवल्स बढ़ जाएंगे तो इंसुलिन किसको स्टिमुलेट करेगा, GLUT4 को। GLUT4 क्या करेगा, ब्लड से ग्लूकोज को सेल्स के अंदर फेंकेगा। अब ये ग्लूकोज सेल्स के अंदर चला गया, सेल्स क्या करेंगे, दो काम, लिवर है या मसल्स हैं तो वो क्या करेंगे, इस ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाएंगे। जो ग्लूकोज इनके अंदर आया है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाएंगे और ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनेगा, इस प्रोसेस को ग्लाइकोजेनेसिस। तो इंसुलिन किसको स्टिमुलेट करेगा, ग्लाइकोजेनेसिस को। और हो सकता है अगर स्टोर नहीं करना पड़े, एनर्जी चाहिए, तो ग्लाइकोलाइसिस भी स्टिमुलेट कर सकता है। किसको स्टिमुलेट कर सकता है, ग्लाइकोलाइसिस को। दूसरा एडिपोज टिश्यूज में, इसलिए कहते हैं शुगर ज्यादा डेंजरस क्यों है, क्योंकि जब आप ये जंक फूड खाते हो और ज्यादा जंक फूड खाते हो तो उसमें जो एक्सेस शुगर है, ठीक है, एक लिमिट तक तो ग्लाइकोजन बन जाएगा, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा शुगर है जो यूज नहीं हो रही है तो इंसुलिन उसको एडिपोज टिश्यूज में भेजता है और उस शुगर से हमारे शरीर में एक्सेस शुगर, कहते हैं ना वो घी, और सर हम तो घी बंद कर दिया, फुल्कों में घी नहीं लगाते, तेल नहीं खाते, फिर भी मोटे हो रहे हैं, क्योंकि जो घी नहीं खाता वो मिठाई खाते हैं। मतलब कहते हैं ना फुल्के में घी नहीं, फिर भी वेट बढ़ रहा है। वेट इसका मतलब है जरूरी नहीं है कि फैट ही आपके फॉर्म, आपका शुगर लेवल्स जो हैं या जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो अनयूज्ड हैं वो भी बॉडी में जाकर क्या करते हैं, फैट्स जमा करते हैं। तो ग्लूकोज भी जाके किस में इकट्ठा होता है, फैट्स, और इंसुलिन, और ये किस में हो रहा है, एडिपोज टिश्यूज में। इससे भी क्या होती है, ओबेसिटी। तो मतलब इंसुलिन क्या काम कर रहा है, हाँ हाँ, जो ग्लूकोज यूज नहीं हो रहा, प्रोटीन से फैट नहीं बनता। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म और फैट मेटाबॉलिज्म जुड़े हुए नहीं है। बाकी देखो वैसे तो तीनों एक पॉइंट पर अपने पढ़ा था, एसिटाइल कोएंजाइम पे जुड़ते ही हैं, बट क्या होता है, दो ऑप्शंस होते हैं प्रोटीन के अमाइनो एसिड में, मैंने बताया था, एक एसिटाइल कोएंजाइम बनाते हैं, एक लैक्टेट बनाते हैं। जो लैक्टेट बनाते हैं वो वापस ग्लूकोज बना देते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस, और जो एसिटाइल कोएंजाइम बनाते हैं वो एनर्जी बना देते हैं। तो फैट्स में कन्वर्ट नहीं होता। इसलिए
जब बहुत ज्यादा फूड की क्रेविंग होती है, कहते हैं ना बहुत ज्यादा भूख लगती है, तो आपको कौन सा डाइट लेना चाहिए? प्रोटीन डाइट या फाइबर्स, क्योंकि फाइबर और प्रोटीन फुलफिलिंग होते हैं। एक तो अगर आप है ना मिठाई खाने लगते हो, कतली, काजू की कतली, वो आप 50 भी खा सकते हो एक समय पर, ठीक है। हाँ 50 खा सकते हो, 100, 80, 90 वो मिठाइयाँ खाते हैं, कंपटीशन होता है मिठाइयों। ये सारे कंपटीशन गोलगप्पों का क्यों होता है, या मिठाइयों का क्यों होता है, या ये क्योंकि शुगर, जब आप वेन यू आर वेरी हंग्री, पिज्जा खाने का, ये सब सारे आपने कभी देखा आपने ये कंपटीशन कोई प्रोटीन फाइबर का हो रहा है? कहीं भी नहीं होता, क्योंकि प्रोटीन फुलफिलिंग होता है, फाइबर्स होते हैं कंप्लीट फ्रूट्स, तो फाइबर्स बहुत जल्दी पेट को ऐसा फुलफिलिंग बना देते हैं, तो आदमी ओवर ईट नहीं करता। और जब आदमी कार्बोहाइड्रेट डाइट, पिज्जा हमेशा आदमी ओवर ईट करता है, बर्गर हमेशा आदमी ओवर ईट करेगा, ये जनरल, क्योंकि शुगर जो है वो इतना पेट नहीं भरती जितना प्रोटीन भरता है। दूसरा, आपने मिठाई खाई, फिर घंटे भर में भूख लग जाएगी, क्योंकि शुगर था, शुगर हाथों हाथ, ठीक है, इंसुलिन को बेचारे को ज्यादा काम करना पड़ा, लेकिन उसने भेज दिया कुछ कराने का। प्रोटीन को डाइजेस्ट होने में कितना समय लगेगा? स्टमक में 4 से 5 घंटे रहेगा, फिर इंटेस्टाइन्स में उसको डाइजेस्ट होना लगेगा। मिठाई में शुगर जो आप खा रहे हो उसको क्या टाइम लगना है? आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे में फिर भूख लग जाती है। ये जो आप वेफर्स खाते हो, कितने पैकेट खा लेते हो दिन में, आप सोचो, तो भी फिर भी पेट नहीं भरता। अरे लो लिखेंगे पॉइंट्स इंसुलिन का। पहला, इंसुलिन स्टिम्युलेट्स GLUT4 ट्रांसपोर्टर। इंसुलिन स्टिम्युलेट्स GLUT4 यानी ब्रैकेट में ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। इंसुलिन स्टिम्युलेट्स GLUT4 या ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ब्रैकेट में लिख लेंगे करता क्या ये? It transports glucose from blood into cells. Transports glucose from blood into cells. Next function, insulin stimulates glycogenesis and gluconeogenesis. Stimulates glycogenesis and glycolysis. Sorry. Stimulates glycogenesis and glycolysis. और next point, insulin promotes synthesis of fats from glucose in adipose tissues. Synthesis of fats from glucose in adipose tissues. फिर डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन,
अब वैसे तो हमें पता है इंसुलिन की डेफिशिएंसी से डायबिटीज होती है, डायबिटीज मेलाइटस। इसके भी दो टाइप्स है, एक वो डायबिटीज होती है जिसमें इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है, और एक में जिसमें इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं लगता। टाइप 1 डायबिटीज है जो इंसुलिन डिपेंडेंट है, इसमें बीटा सेल्स नष्ट हो जाते हैं। बीटा सेल्स नष्ट हो जाएंगे तो इंसुलिन नहीं बनेगा, इंसुलिन नहीं बनेगा तो आपको बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन देना पड़ता है। और ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, इसको आप जेनेटिक भी कह सकते हो, बट ऑटो इम्यून इन्हें सिंस बर्थ होती है, बचपन में ही, क्योंकि हमारी ही एंटीबॉडीज हमारे ही बीटा सेल्स को मारने लग जाती है। और दूसरे तरह की डायबिटीज जो ज्यादा कॉमन होती है, जो लाइफस्टाइल के कारण है, मोटापे के कारण जो डायबिटीज होती है, वो टाइप 2। इसमें बीटा सेल्स काम कर रहे हैं, इंसुलिन निकल रहा है, लेकिन इंसुलिन के लिए जो रिसेप्टर्स चाहिए वो काम करने बंद कर देते हैं, क्योंकि जनरली उसमें फैट की लेयर या कोई ना कोई ओबेसिटी का कारण होता है जो इंसुलिन को काम नहीं करने देता। तो आपके पास टाइप 1 तो सही क्या होता है, सही कंट्रोल रह सकती है डायबिटीज, सही कैसे कर सकते हो? सही नहीं कर सकते, कंट्रोल में रहेगा ब्लड शुगर, ठीक तो कुछ नहीं होता। ठीक कैसे करोगे? कंट्रोल में रह सकता है बस। और डायबिटीज दुनिया में सारी बीमारियों की जड़ है, मोटापा से डायबिटीज, डायबिटीज से बाकी सारी बीमारियां। और आपको पता ही होगा, आप हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री में अगर और कोई प्रॉब्लम हो जाए तो इंजेक्शन, डायबिटिक है तो दूसरी कोई और बीमारी है तो दूसरे इंजेक्ट 50 दिक्कतें होती है, कॉम्प्लिकेशंस। हाँ, जुवेनाइल मतलब बचपन में हो जाती है ये, जुवेनाइल अवस्था मतलब बचपन की अवस्था, पहले ही। कीमो सेंसिटिव एरिया क्या काम करता है? ब्लड वेसल्स होते हैं, आपका अयोटा हो गया, कैरोटिड आर्टरी हो गया, उस पर रिसेप्टर्स होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड और H+ के लिए सेंसिटिव होते हैं। तो जैसे ही आपके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड और H+ के लेवल्स बढ़ जाते हैं तो उन रिसेप्टर्स में घंटी बजती है, वो घंटी कीमो सेंसिटिव एरिया को सुनाई देती है, और वो सिग्नल RRC को भेजते हैं कि ब्रीदिंग रेट बढ़ा दो, क्योंकि शरीर से इनको निकालने की जरूरत है। देखो, RRC रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मेजर सेंटर है कंट्रोल का, लेकिन RRC को भी ऐसे कंट्रोल करने के लिए दो सेंटर्स चाहिए जो पॉन्स में होते हैं। एक होता है न्यूमोटैक्सिक, एक होता है एपन्यूस्टिक। एपन्यूस्टिक RRC को पॉजिटिव सिग्नल भेजता है कि तुम इंस्पिरेशन करवाओ, और न्यूमोटैक्सिक सेंटर उसको रोक देता है कि इंस्पिरेशन रोक दो ताकि एक्सपायरेशन हो सके। नहीं होता, होता है मतलब एनसीईआरटी में नहीं है, बट इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है, डायरेक्ट इफेक्ट ब्रीदिंग पे नहीं होता, इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है, बट वो कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो डायबिटीज। अच्छा, अब यहां पर देखो, डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज इंसिपिडस के दो सिम्टम सेम है, पॉलीडिप्सिया दोनों में होगा, पॉलीयूरिया दोनों में होगा, लेकिन कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि डायबिटीज मेलाइटस है, इंसिपिडस नहीं? कीटोन यूरिया, ग्लाइकोस यूरिया, पॉलीफेजिया, ये तीनों सिम्टम्स
केवल मेलाइटस में होंगे, इंसिपिडस में नहीं होंगे। तो ये लिख लिया, अब आगे ले रहा हूं। ठीक है, तो ये मेलाइटस और इंसिपिडस में डिफरेंस है। ठीक है, तो पॉलीफेजिया, ग्लाइकोसूरिया, कीटोन्यूरिया केवल डायबिटीज मेलाइटस में होगा, इंसिपिडस में नहीं होगा। ठीक है, तीसरा आखिरी हार्मोन क्या रह गया? सोमैटोस्टैटिन। अब देखो सोमैटोस्टैटिन का मेजर काम क्या होता है? एक्सोक्राइन पर। गैस्ट्रिक, स्टमक से गैस्ट्रिक जूस निकलता है और पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस निकलता है। तो उन डाइजेस्टिव जूसेस को इनहिबिट करने का काम कौन करता है? सोमैटोस्टैटिन। तो ये लिख लेंगे नेक्स्ट, ये पुरानी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है इसलिए लिख लेना। सोमैटोस्टैटिन सीक्रेटेड फ्रॉम डेल्टा सेल्स somatostatin secreted from delta cells inhibit exocrine gastric and pancreatic secretions. Somatostatin secreted from delta cells inhibit exocrine gastric and pancreatic secretions.
ठीक है, तो ये हमारे पास पैंक्रियास हो गए, 3 हार्मोन्स हमने देख लिए, तीनों केमिकल नेचर पेप्टाइड है। नेक्स्ट एड्रीनल ग्लैंड्स, किडनी के ऊपर। इनको और किस नाम से जानते हैं? एड्रीनल ग्लैंड को और किस नाम से जानते हैं? सुप्रारीनल। और ये इकलौते ऐसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स है जिनका 2 जर्म लेयर से डिराइव होते हैं। ठीक है, इसमें याद रखना, बाहर वाला हिस्सा एडिनल कॉर्टेक्स होता है। कॉर्टेक्स किस जर्म लेयर से डेवलप होगा? मीसोडर्म। अंदर वाला लेयर होता है एडिनल मेड्यूला, किससे डेवलप हो रहा है? एक्टोडर्म से डेवलप हो रहा है। लिख लिया? लिखो फटाफट। हाँ बना लो यार। हाँ किडनी है। हाँ ऐसा लग रहा है। अब एड्रिनल मेड्यूला से कौन से हॉर्मोन्स निकलते हैं? एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। केमिकली क्या है ये? अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स। कौन से अमीनो एसिड? टायरोसिन से बनते हैं। नॉर्मल कंडीशन में क्या काम करते हैं? कुछ नहीं करते, शाबाश। नॉर्मली कोई काम नहीं है, इमरजेंसी कंडीशंस में काम। लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, खेल रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, हॉरर फिल्म देख रहे हो, इमरजेंसी कंडीशंस में ये काम करते हैं। इसलिए इनको 3F हार्मोन्स, फाइट फ्लाइट फाइट फ्राइट, डरने में, भागने दौड़ने सब में, झगड़ने में क्या क्या करेंगे? आसान है। ब्रीदिंग रेट, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, पाइलो इरेक्शन, रोंगटे खड़े होना, अलर्टनेस, ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ा देंगे, स्वेटिंग
इंक्रीज कर देंगे, तो ये सब किसके काम है? नहीं नहीं नहीं, अब देखो दो चीजें हैं, नहीं, अब देखो दो चीजें हैं। ये देखो, जब आप इमरजेंसी कंडीशन में ब्लड सबसे ज्यादा किसको चाहिए? हार्ट, मसल्स और ब्रेन। तो हार्ट के ब्लड वेसल्स, ब्रेन के ब्लड वेसल्स और मसल्स के ब्लड वेसल्स को तो ये डायलेट कर देते हैं, उनको फैला देते हैं ताकि ब्लड सप्लाई तेजी से जाए। और बाकी उस समय आपको भूख लगती है? नहीं। रोंगटे खड़े, तो स्किन के ब्लड वेसल्स को, एलिमेंट्री कैनाल के ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो ब्लड फ्लो ज्यादा कहां होगा? ब्रेन, हार्ट और स्केलेटल मसल्स में। तो वहां पर ब्लड वेसल्स को क्या कर देते हैं? डायलेट। और स्किन और एलिमेंट्री कैनाल के ब्लड वेसल्स को क्या कर देते हैं? कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो दोनों काम करते हैं। हाँ हाँ, तो ज्यादा सोचते हो और क्या? आप भी से बात है ऐसे, एक काले अंधेरे में बंद कर दिया, कुछ कर दिया गया, तो आदमी ज्यादा सोचता है कैसे निकल पाऊं, कैसे क्या कर पाऊं। इसीलिए लास्ट दिन ज्यादा पढ़ाई होती है, पर वो फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाती, वो रह जाती शॉर्ट टर्म मेमोरी में। ठीक है, कल एडिनल मेड्यूला और वाला कल करेंगे अपन, बहुत है आज।